Good morning, all the viewers who is watching this video. My name is Nikul Vaja and you're watching our YouTube channel Easy Learning. In this video, we will continue our topic tax planning concept and its objective. So let's start. In previous video, we have learned till what is indirect tax, and our next topic is significance of income tax planning. Why tax planning is very much important. So from the following points we will understand why income tax planning is important. Okay, so due to following reason income tax planning become important. पहला पॉइंट क्या है? एस्टिमेशन ऑफ पेएबल इनकम टैक्स कैन बी असर्टेन. असर्टेन का मतलब होता है फाइंड आउट करना. ठीक है, हमें नेक्स्ट ईयर मतलब प्रीवियस ईयर में हम कमाएंगे और असेसमेंट ईयर में हम पे करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि हमें कितना टैक्स पे करना है. इस प्री डिटर्मिनेशन ऑफ असर्टेनमेंट ऑफ पेएबल इनकम टैक्स. देन नेक्स्ट पॉइंट इज पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स. ठीक है, गवर्नमेंट क्या कहती है कि आप कमाते जाओ और साथ साथ में हमको टैक्स पे भी करते जाओ. प्रीवियस ईयर में कमाओ और प्रीवियस ईयर में ही टैक्स को एडवांस में पे करो. तो एडवांस पेमेंट के लिए भी हमें इनकम सबसे पहले कैलकुलेट करनी पड़ेगी और उसी से हमें पता चलेगा कि हमारी टोटल इनकम पूरे साल में कितनी होने वाली है और उस हिसाब से हम एडवांस टैक्स को कैलकुलेट करेंगे. बेसिकली हम सिर्फ टैक्स ही कैलकुलेट करते हैं. जो टैक्स हमें असेसमेंट ईयर में भरना है वही टैक्स हम प्रीवियस ईयर में भरेंगे, उसको हम बोलेंगे एडवांस टैक्स. ठीक है, उसको हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं. इसके लिए हम आगे इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत अलग है एडवांस टैक्स में, उसमें फर्दर में डिटेल में डिस्कस करेंगे. देन थर्ड पॉइंट इज हेल्प्स इन रिड्यूसिंग टैक्स लायबिलिटी. हाँ, टैक्स प्लानिंग हमें इसलिए करनी चाहिए ताकि हमारी जो लायबिलिटी है विद इन द इनकम टैक्स लॉ हम कम कर सके. ठीक है, बहुत सारे डिडक्शंस होते हैं, एग्जम्पशंस होते हैं, रिलीफ्स होते हैं. ठीक है, बहुत सारे बेनिफिट हमें इनकम टैक्स में मिलते हैं अगर हमें प्रोविजंस अच्छे से पता हो तो. अदरवाइज हम अपनी टैक्स लायबिलिटी अच्छे से रिड्यूस या फिर कम नहीं कर पाएंगे. फोर्थ पॉइंट, रेलिवेंट प्रोविजंस कैन बी यूज्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ टैक्स. ठीक है, जैसे कि मैंने बोला सैलरी है, हाउस प्रॉपर्टी है, कैपिटल गेन है, बिजनेस एंड प्रोफेशन है और अदर इनकम्स है. ये हमारे 5 सोर्स है और इस सोर्स के डिफरेंट डिफरेंट प्रोविजंस है. तो हम रेलिवेंट मतलब सैलरी से भी कुछ रेलिवेंट प्रोविजंस है, हाउस प्रॉपर्टी के भी अलग है, बिजनेस प्रोफेशन के अलग है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो हम रेलिवेंट प्रोविजन यूज करके हम अपने टैक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं. फिफ्थ पॉइंट, ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी कैन बी इंक्रीज. अगर हम टैक्स प्लानिंग करेंगे तो हमारी टैक्स लायबिलिटी कम होगी और हमारी टैक्स लायबिलिटी कम होगी तो हमें गवर्नमेंट को कम पैसा पे करना पड़ेगा और जैसे ही हम पैसा कम पे करेंगे हमारी प्रॉफिटेबिलिटी ऑटोमेटिक इंक्रीज होगी, इंप्रूव होगी. ठीक है, क्योंकि हमारा आउटफ्लो ही कम हो रहा है तो इनफ्लो ऑटोमेटिक हमारा अच्छा हो जाएगा. देन नेक्स्ट पॉइंट, हेल्प्स इन मेंटेनिंग फंड लिक्विडिटी फॉर द पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स. पॉइंट नंबर 2 में हमने पढ़ा कि हमें एडवांस टैक्स पे करना होता है. वैसे ही कितना पे करना है, कब कब पे करना है ये पता होगा तो ही तो हम अपने कंपनी में या फिर जो भी इंडिविजुअल है वो अपनी लिक्विडिटी मेंटेन कर पाएगा. व्हाट इज लिक्विडिटी? लिक्विडिटी का मतलब होता है कि कैश इन हैंड. हम अपने पास कितना पैसा रखें ताकि जब भी एडवांस टैक्स का पेमेंट ड्यू डेट आ जाए तो हम वो टाइमली उसको पे कर सके. ठीक है, इसलिए फंड लिक्विडिटी को किस तरह से मेंटेन करना है पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स के लिए तो वो टैक्स प्लानिंग में हमें उसमें हेल्प मिलती है. सेवेंथ पॉइंट, टैक्स पेयर कैन अवेल रिलीफ एंड एग्जेम्पशंस. ठीक है, कुछ रिलीफ है इनकम टैक्स में और कुछ एग्जेम्पशंस देके रखे. कुछ इनकम एग्जेम्प्ट होती है और कुछ इनकम्स के लिए हमें रिलीफ दिए जाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अंडर सेक्शन 87A. ठीक है, क्या कहता है, अगर आपकी इनकम 5 लाख तक है, ओके, और
तो आपको कोई टैक्स पेयर नहीं करना है। अगर जैसे ही आपकी इनकम 5 लाख से बढ़ती है, मान लो 10 रुपया बढ़ जाती है, तो आपका टैक्स अराउंड आता है 12,500 के आसपास। ओके, उसमें भी कुछ रिलीफ मिलते हैं। ठीक है, रिलीफ क्या है? तो रिलीफ ये है कि आपका जो भी इनकम टैक्स कैलकुलेट हुआ है या फिर 12,500 विच एवर इज लेस, ये आपका रिलीफ है। ओके, एग्जम्पशन मतलब कुछ इनकम ऐसी होती है जो एग्जेम्प्ट होती है, मतलब उस पर हमें टैक्स पे नहीं करना होता। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने बहुत सालों पहले लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ओपन करवाई थी और वही लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इस साल में आपकी मैच्योर हो रही है, अब मैच्योर होगी तो आपको उसके पैसे मिलेंगे, वो भी कैसे? लमसम अमाउंट में मिलेंगे। ठीक है, मान लो आपको मिल गए 2 लाख रुपए और वो इनकम तो एग्जेम्प्ट है, तो भी हम उसको इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाएंगे कि हमारी ये इनकम है, बट वो एग्जेम्प्ट है, जिसपे हमको टैक्स कोई पे नहीं करना रहता। लास्ट पॉइंट इज दिस प्रोसेस मेक्स ऑर्गेनाइजेशन इकोनॉमिकली साउंड। अब इकोनॉमिकली साउंड मतलब देखो, टैक्स के रूल्स इतने टाइट है और इतने स्ट्रांग है कि अगर कुछ थोड़ा सा भी लेट हो जाए तो इनकम टैक्स वाले हमारे पे इंटरेस्ट चार्ज करना शुरू हो जाते हैं कि आपने यहाँ ड्यू डेट थी और आपने पैसा नहीं भरा था, वैसा था वैसा था, ऐसे बहुत प्रॉब्लम्स है। तो टाइमली हमारे पास फंड रहेगा, हमने अच्छे से टैक्स प्लानिंग किया होगा, तो हम क्या है, हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में हम अपने लिक्विडिटी को, कैश बैलेंस को अच्छे से मेंटेन कर पाएंगे और उसके जो ड्यू डेट आ रहा है उस ड्यू डेट पे हम टैक्स को पे करेंगे और साथ ही साथ हमारी लायबिलिटी कम होगी तो हमें उतना टैक्स कम पे करना पड़ेगा। सो दीज ऑल आर द सिग्निफिकेंस, यानी कि इंपॉर्टेंस ऑफ टैक्स प्लानिंग। व्हाई इंपॉर्टेंट? ठीक है, ये हमने 8 पॉइंट में पढ़ लिया। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, अब यहां से हमारा चैप्टर रियली में शुरू होता है, अदरवाइज हमने तो अब तक सिर्फ इंट्रोडक्शन ही पढ़ा था। टैक्स प्लानिंग क्या होता है, टैक्स प्लानिंग क्यों होता है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, उसके इंपॉर्टेंट क्या होते हैं, कितने टाइप के टैक्स होते हैं, कौन से टैक्स वाले, कौन सा डिपार्टमेंट है, ये अब तक हमने समझ लिया। ये पूरा ओवरऑल एक व्यू था कि इनकम टैक्स एक्चुअली में कैसा होता है। अब हमारा मेन चैप्टर जो है टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स इवेशन, इस पे हम मूव करेंगे। ओके, तो ये फ्लो चार्ट है जिसमें लिखा है टैक्स प्लानिंग रिडक्शन अल्टरनेटिव, नॉट टैक्स प्लानिंग, टैक्स रिडक्शन अल्टरनेटिव, मतलब किस तरह से हम अपना टैक्स कम कर सकते हैं। तो कि 2 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका, विद इन द लीगल फ्रेमवर्क ऑफ इनकम टैक्स एक्ट एंड रूल्स। ठीक है, जो एक्ट के तहत हम अपनी टैक्स प्लानिंग कम कर सकते हैं और साथ ही साथ जो हर साल नोटिफिकेशन के थ्रू कुछ रूल्स देके रखे या कुछ परमानेंट रूल्स है, उसको फॉलो करके हम अपने टैक्स को कम कर सकते हैं। और दूसरा तरीका है, मैं लीगली तो नहीं जाऊंगा, मैं जाऊंगा सिर्फ इलीगली। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट इलीगल वाला है, विथआउट द लीगल फ्रेमवर्क ऑफ इनकम टैक्स एक्ट एंड रूल्स। ठीक है, मैं इनकम टैक्स एक्ट को फॉलो नहीं करूंगा, मैं रूल को फॉलो नहीं करूंगा, मेरी भले इतनी इनकम है, मेरे में इतना टैक्स आ रहा है, जाने दो, मैं तो इनकम टैक्स वाला को गलत गलत बता के अपनी इनकम टैक्स कम कर लूंगा। तो ये गलत तरीका है, ये विथआउट और आउट ऑफ द बॉक्स ऑफ लीगल फ्रेमवर्क है। ठीक है, विद लीगल फ्रेमवर्क 2 तरीके हैं, आइदर यू प्लान योर टैक्स, यानी दैट मीन्स टैक्स प्लानिंग और टैक्स अवॉइडेंस। इसमें थोड़ा सा थिन लाइन का डिफरेंस है। ठीक है, टैक्स प्लानिंग में भी हम अपना टैक्स अवॉइड ही करते हैं, लेकिन टैक्स अवॉइडेंस में हम टैक्स प्लानिंग नहीं करते। और लास्ट जो इलीगल तरीका है उसका नाम है टैक्स इवेशन, मतलब टैक्स चुरा लेना। ठीक है, गवर्नमेंट को पे नहीं करना है। अब पढ़ते हैं डिटेल में टैक्स प्लानिंग क्या लिखा है, सबसे पहले वो पढ़ते हैं। अंडर टैक्स प्लानिंग ऑप्शन, द इंटेंशन ऑफ टैक्स प्लानिंग इज वेरी ऑनेस्ट एंड नॉट टू यूज एनी अनफेयर मीन्स और प्रैक्टिस टू रिड्यूस टैक्स लायबिलिटी। Here, taxpayer uses those provisions which are provided in the respective financial bill and Income Tax Act 1961. In this option, taxpayer
हैज टू प्रोवाइड और प्रोड्यूस ऑल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। कहा क्या है कि इसमें यह कहा है कि टैक्स प्लानिंग में जो असेसी है, जो टैक्स पेयर है, उसका जो इंटेंशन है वो बहुत ऑनेस्ट है और उसको कोई इलीगल तरीका यूज करना नहीं है। ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ अपना ऑनेस्ट ओपिनियन और विदाउट यूजिंग एनी अनफेयर मीन्स ही विल रिड्यूस हिज टैक्स लायबिलिटी। और जो हर साल टैक्स बिल मतलब फरवरी में हर साल अपना बजट बाहर आता है जिसमें इनकम टैक्स के बहुत सारे चेंजेस बताए जाते हैं, अमेंडमेंट बताए जाते हैं कि ये चेंजेस हुए, ये अमेंडमेंट आए हैं। ठीक है, हर साल फाइनेंस बिल आता है और इनकम टैक्स के रूल्स होते हैं, इसको फॉलो करके ही टैक्स पेयर अपना टैक्स प्लानिंग करता है जिसकी वजह से उसका टैक्स कम होता है। ठीक है, और उसके लिए वो नेसेसरी या फिर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट इनकम टैक्स को प्रोवाइड करता है। फर्दर क्या लिखा है, इट इज सच अ वंडरफुल सिस्टम वेयर टैक्स पेयर विद इन द लीगल फ्रेमवर्क यूजिंग डिडक्शंस, exemptions, allowance and reliefs of respective finance bill and reduce its own tax liability। क्या कहा है कि भाई वो लीगल तरीका यूज करेगा इनकम टैक्स का। कौन से तो क्या वो डिडक्शन यूज करेगा, वो एग्जम्पशन यूज करेगा, वो अलाउंस यूज करेगा, वो दिए हुए रिलीफ यूज करेगा, लेकिन इलीगल तरीका कभी यूज नहीं करेगा। और ये सब कहां मेंशन होगा तो क्या फाइनेंस बिल में, सॉरी रिस्पेक्टिव फाइनेंस बिल में और इनकम टैक्स एक्ट और उसके रूल्स में लिखा हुआ है। ठीक है, ये सब। अब पढ़ते हैं टैक्स प्लानिंग के फीचर्स क्या है। सबसे पहला, यूजेस लीगल फ्रेमवर्क। जो गवर्नमेंट ने एक एक्ट बना के रखा है, इनकम टैक्स एक्ट, वो एक लीगल फ्रेमवर्क है। एवरी ईयर नोटिफिकेशंस आते हैं, सर्कुलर्स आते हैं, फाइनेंस बिल आते हैं। ठीक है, ये सबको ध्यान में रखते हुए वो एक लीगल फ्रेमवर्क यूज करेगा। उसमें जो लिखा हुआ है मैं उसी को फॉलो करके अपना टैक्स रिड्यूस करूंगा। तो ये पहला पॉइंट हुआ। नेक्स्ट पॉइंट यानी कि नंबर 2, अवेल्स बेनिफिट्स ऑफ डिडक्शंस, एग्जम्पशंस, अलाउंस एंड रिलीफ्स ऑनेस्टली एज पर गिवन लॉ। ठीक है, जो मैंने पहले ही बताया, डिडक्शन है, एग्जम्पशन है, अलाउंसेस है, कुछ रिलीफ देके रखा है, मैं वही यूज करूंगा जो दिया हुआ है, मैं कुछ और तरीका यूज नहीं करूंगा। नेक्स्ट पॉइंट यानी कि थर्ड नंबर, ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्स पेयर इज नॉट ऑफ टैक्स इवेशन। टैक्स इवेशन का मतलब होता है टैक्स की चोरी करना। ठीक है, वो टैक्स की चोरी नहीं करेगा, उसका ऑब्जेक्टिव ही वही है कि मैं टैक्स नहीं छुपाऊंगा। ओके, फोर्थ पॉइंट, पर्पस इज नॉट टू टेक एनी अनफेयर बेनिफिट्स। ठीक है, मुझे कोई इलीगल तरीके से बेनिफिट नहीं कमाना है, सही तरीका है मैं वही यूज करूंगा और उसी को यूज करके मैं बेनिफिट अवेल करूंगा। ओके, अदरवाइज मुझे अपना टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं तो सिर्फ और सिर्फ जो दिया गया है उसी को फेयर एंड जस्टिस वाला ही काम करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट, नो वायलेंस ऑफ एनी प्रोविजंस। देखो भाई, अगर वो टैक्स पेयर लीगल फ्रेम के अंतर्गत यानी कि विद इन द रूल्स गिवन इन लीगल फ्रेमवर्क और एक्ट उसी में ही काम करेगा तो क्या कोई प्रोविजन या फिर कोई लॉ का वायोलेशन होगा? ऑब्वियसली बात है, कुछ नहीं होगा। प्रोविजन एट इज रहेगा और उसी की तहत वो काम करेगा। नेक्स्ट पॉइंट, ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आर प्रोड्यूस और प्रोवाइडेड टू अवेल बेनिफिट और क्लेम एग्जम्पशन एंड रिलीफ। वही लिखा हुआ है भाई, जो मैं एग्जम्पशन लेने वाला हूं, जो मैं रिलीफ लेने वाला हूं, जो मैं डिडक्शन लेने वाला हूं, उसको मैं प्रूफ करने के लिए डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करूंगा, उसको सपोर्ट करने के लिए मैं डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करूंगा। सेवेंथ पॉइंट, नो लूप होल्स ऑफ लॉ इज यूज टू रिड्यूस टैक्स लायबिलिटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, यही वो पॉइंट है जिससे आप बाइफर्केट कर पाओगे कि टैक्स प्लानिंग क्या है और टैक्स अवॉइडेंस क्या है। ठीक है, लॉ के कुछ लूप होल्स होते हैं, लूप होल्स की मतलब कुछ कमियां होती है जो टैक्स पेयर कभी कभी यूज कर लेता है, लेकिन यहां पे टैक्स पेयर कोई भी
एक्ट का या फिर कोई भी प्रोविजन का लूप होल यूज नहीं करता है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। ओके, अभी फीचर्स, सम फीचर्स ऑफ टैक्स प्लानिंग क्या क्या है, जो भी हमने पढ़ा था उसी को मैंने एक क्या कहते हैं ग्राफिक फॉर्म में देके रखा है, तो आपको पढ़ने में आसानी हो या फिर आपको थोड़ा बहुत पढ़ने में इंटरेस्ट आए, थोड़ा बहुत एट्रैक्टिव लगेगा। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज टैक्स अवॉइडेंस। हमने पढ़ लिया टैक्स प्लानिंग क्या होता है, अब हम पढ़ेंगे टैक्स अवॉइडेंस क्या होता है। टैक्स प्लानिंग में भी हम क्या करते हैं, हमारा टैक्स रिड्यूस करते हैं, और टैक्स अवॉइडेंस में भी क्या करते हैं, हमारा टैक्स रिड्यूस करते हैं। लिखा क्या है, when any taxpayer uses loopholes of income tax law to reduce its own tax liability, then it is called the process of tax avoidance। मतलब कहा गया यह है कि जो टैक्स पेयर है, जो असेसी है, ड्यूरिंग द पेमेंट ऑफ टैक्स या फिर while calculating the tax, if he uses any loopholes given in taxation, then that process will be called tax avoidance। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ये तो मैंने समझा दिया कि टैक्स अवॉइडेंस क्या होता है, लूप होल को मतलब प्रोविजन में जो लूप होल है उसको यूज करके अपनी टैक्स लायबिलिटी कम करना। एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्लबिंग ऑफ इनकम। मतलब एक असेसी है लेकिन उसका कोई दूसरा रिलेटिव है, वो इनकम कमा रहा है और वही इनकम प्रेजेंट एसएससी को टैक्सेबल होना। क्लबिंग का मतलब जॉइंट हो जाना। एग्जांपल क्या दिया है, सबसे पहले समझते मिस्टर ए और मिसेस ए। ठीक है, मिसेस ए वाइफ ऑफ मिस्टर ए। तो कि लिखा क्या है, इफ ए यानी कि मिस्टर ए गिव्स एनी असेट टू हिज वाइफ एंड इनकम जनरेटेड फ्रॉम दैट एसेट विल बी टैक्सेबल टू मिस्टर ए ओनली। मान लो मिस्टर ए के पास एक घर है, वो भी एक असेट सी हुआ, उसके नाम पे है, मिस्टर ए के नाम पे, लेकिन उसने मिसेस ए को गिफ्ट कर दिया और मिसेस ए ने उसी घर को रेंट पे चढ़ा दिया, तो उसमें से जो इनकम हो रही है वो मिसेस ए को टैक्सेबल नहीं होगी, वो होगी मिस्टर ए को टैक्सेबल। अभी यही लॉ है क्लबिंग का, एग्जाम्पल है। अभी इसी से बचने के लिए मिस्टर ए ने क्या किया, उसका एक फ्रेंड था मिस्टर बी, उस फ्रेंड की वाइफ थी मिसेस बी। मिस्टर ए ने क्या बोला कि देख भाई कि ओ मिस्टर बी, मुझे पता है कि तू भी अपनी वाइफ को कुछ गिफ्ट करना चाहता है और मैं भी अपनी वाइफ को कुछ गिफ्ट करना चाहता हूं, तो एक क्यों ना काम करे, ये करने से हमारी इनकम टैक्स प्लानिंग में थोड़े बहुत प्रॉब्लम आ सकते हैं या फिर हमारी लायबिलिटी बढ़ सकती है। एक काम करते हैं, मैं अपनी वाइफ को 10 लाख का घर तो वैसे ही मैं देने ही वाला हूं और तू अपनी वाइफ को 9 लाख का घर देने वाला है, उससे अच्छा ये है कि मैं अपना घर तेरी वाइफ को गिफ्ट करता हूं और तू अपना घर मेरी वाइफ को गिफ्ट कर दे। इससे तो क्या होगा कि ना कोई लॉ का हमने क्या बोलते हैं उसको, ना ही लॉ को हमने तोड़ा है और ना ही हमने लॉ में कोई फेरफार किए हैं, यानी कि चेंजेस किए हैं। तो मिस्टर ए बोलता है ठीक है भाई कोई बात नहीं, इसमें हमारा ही बेनिफिट हो रहा है तो हम कर देते हैं। तो मिस्टर ए ने मिसेस बी को गिफ्ट कर दिया और मिस्टर बी ने मिसेस ए को गिफ्ट कर दिया। दोनों की वाइफ खुश हो गई और दोनों असेसी भी खुश हो गए क्योंकि उसको कोई टैक्स में बढ़ोतरी नहीं हुई है, कोई इंक्रीज नहीं हुआ है। तो ये हुआ लूप होल गिवन इन द प्रोविजन ऑफ क्लबिंग ऑफ इनकम। मतलब था नहीं, ये तो एसएससी ने फाइंड आउट कर लिया लूप होल कि हाँ ऐसे करने से कुछ होने वाला नहीं है, और ये जो प्रोसेस मिस्टर ए ने किया है उसका उल्लंघन यानी कि प्रेजेंस कहीं पे भी नहीं है, तो ये लीगल तरीका हुआ। समझ आ गया होगा, आई होप सो। नेक्स्ट स्लाइड, some features of tax avoidance. Okay, this will be our last slide. Okay, in next video we will continue with further side. पहले ये पढ़ लेते हैं।
सम फीचर्स ऑफ टैक्स अवॉइडेंस। पहला, यूज विद इन द लीगल फ्रेमवर्क। सेम है, लॉ को तोड़ा नहीं है, जो लॉ दिया गया था वही लॉ को अप्लाई किया है, बस उस लॉ को हेल्प करने के लिए या फिर सपोर्ट करने के लिए कोई एक्स्ट्रा प्रोविजन नहीं दिया था, तो वही लूपहोल हो गया, तो विद इन द लीगल फ्रेमवर्क। नेक्स्ट वन, इट इज नॉट ट्रीटेड एज टैक्स इवेजन। देखो भाई, हम इसमें टैक्स नहीं बचा, मतलब छुपा नहीं रहे, जो है वो है, ठीक है, ना ही छुपा रहे ना ही चोरी कर रहे हैं। यूजिंग लूप होल्स इन लॉ, टैक्स पेयर रिड्यूस हिज लायबिलिटी। जैसे मैंने एग्जांपल में समझा दिया, क्लबिंग ऑफ इनकम था, उसमें छोटा सा लूप होल दिया गया था, तो वही एसएससी ने यूज कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट, नो इलीगल बेनिफिट इज टेकन बाय टैक्स पेयर। सही बात है, अबे लॉ में ही खामी थी, तो मैंने किस तरह से इलीगल बेनिफिट उठाया? ठीक है, सरकार ने ही इस प्रोविजन को स्ट्रॉन्ग नहीं किया, तो मेरी क्या गलती? तो मैंने कोई इलीगल बेनिफिट नहीं लिया। टैक्स अथॉरिटी विल एक्सेप्ट द रिड्यूस्ड टैक्स लायबिलिटी। टैक्स अथॉरिटी को भी पता है इसने कि ये जोलझाल किया है, लेकिन वो टैक्स अथॉरिटी या फिर टैक्स ऑफिसर कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि इनकम टैक्स में ही लिखा हुआ है और उसको सपोर्ट करने के लिए कोई फर्दर प्रोविजन या फिर कोई फर्दर स्टेटमेंट नहीं दिया हुआ है, तो टैक्स लायबिलिटी, रिड्यूस्ड टैक्स लायबिलिटी उसको एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी। टिल द एग्जिस्टिंग ऑफ लूपहोल, टैक्स पेयर विल अवेल द बेनिफिट। सही बात है, सही बात है। डिडक्शन 80C में लिखा हुआ है कि आप 5,000 तक रुपए खर्च कर सकते हो अपने प्रिवेंटिव चेकअप के लिए, ठीक है, मेडिकल से रिलेटेड डिडक्शन है। सरकार देखने आएगी कि आपने हर साल 5,000 रुपए खर्च किए हैं कि नहीं किए, फिर भी आप उसका डिडक्शन लोगे, ठीक है। मैं वही बोल रहा हूं, जब तक लूप होल है तब तक टैक्स पेयर बेनिफिट उठाता रहेगा। 7th पॉइंट, क्लेम डिडक्शन अंडर टैक्स अवॉइडेंस विल नॉट बी रिजेक्टेड बाय टैक्स अथॉरिटी। मतलब जो टैक्स ऑफिसर है, ठीक है, असेसमेंट ऑफिसर है, वो उंगली नहीं उठा सकता कि भाई तूने ये गलत तरीका अपनाया है, क्योंकि लॉ में ही लूप होल पहले से है। तो भाई एसएससी क्या करे? तो असेसमेंट ऑफिसर भी कुछ नहीं कर सकता, तो समझ गए, वो रिजेक्ट नहीं कर सकता। नो इंक्लूजन ऑफ अनफेयर प्रैक्टिस। देखो भाई, मैंने कोई गलत तरीका अपनाया नहीं है, मैंने कोई अनफेयर मीन्स यूज नहीं किए हैं, जो टैक्स लॉ में लिखा हुआ था वही मैंने फॉलो किया। 9th पॉइंट, वन काइंड ऑफ टैक्स प्लानिंग। जी हां, मैंने क्या बोला था? टैक्स प्लानिंग इज नॉट टैक्स अवॉइडेंस, बट टैक्स अवॉइडेंस इज वन काइंड ऑफ टैक्स प्लानिंग। दोनों में ही हम अपना टैक्स रिड्यूस करते हैं। पॉइंट नंबर 10, इट इज नॉट ऑन एथिकल प्रैक्टिसेस। देखो भाई, ये अनफेयर प्रैक्टिस है ही नहीं, तो ये अनएथिकल प्रैक्टिस भी नहीं कहलाएगा, ठीक है, ये पूरा का पूरा एथिकल है। रूल्स एंड प्रोविजन के अंतर्गत विद इन द फ्रेमवर्क गिवन, assessee is reduce his tax liability. Point number 11 and the last one, no provision of penalty for tax avoidance. देखो भाई, लूप होल था इसलिए मैंने उसको यूज किया, और उसको यूज करने से इनकम टैक्स ऑफिसर मुझे कोई पेनल्टी चार्ज नहीं कर सकता। तो टैक्स अवॉइडेंस के लिए कोई पेनल्टी का प्रोविजन नहीं है। तो ये थे फीचर्स ऑफ अवॉइडेंस। अगर आपको यह पढ़ने में अच्छा ना लगे तो मैंने आपके लिए एक छोटा सा ग्राफिकल व्यू भी प्रिपेयर करके रखा है, इसको भी फॉलो कर सकते हो। सेम लिखा हुआ वही है, कुछ डिफरेंस नहीं है, बस इसको पढ़ते वक्त आपको थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आएगा। ओके, तो दोस्तों, फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड माय वीडियो। सब्सक्राइब द चैनल, like the video and share with your friends. अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।